हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे बात नहीं करने वाली, जबकि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब आपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो आपने पहले सेशन में क्या एक्सपेक्ट करना है, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरह के क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं, कौन सी इंक्वायरीज़ आप कर सकते हैं, सो दैट अगर आप थेरेपी या काउंसलिंग में जाने का सोच रहे हैं तो आपको पहले से पता हो कि आपको सेशन से क्या एक्सपेक्ट करना है और अपने थेरेपिस्ट से क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करके जानी, सो दैट जो आपकी हीलिंग जर्नी है वो स्मूथ रहे। बीइंग अ थेरेपिस्ट, मेरी 4 इयर्स की जर्नी में मुझसे क्लाइंट्स जब भी कनेक्ट करते हैं तो यूजुअली पहले सेशन में वो बहुत नर्वस होते हैं, वो हेजिटेंट होते हैं, वो पूरी तरह से ओपन अप नहीं हो पा रहे होते। तो उसके बाद मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ कि दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस और इस चीज़ को किस तरह से हम लेके चल सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है जो काउंसलिंग सेशंस या थेरेपी सेशंस में जाने का सोच रहे हैं या जिनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि उन्होंने थेरेपिस्ट कैसे चूज़ करना है। वो अगर किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं है कि वो किस तरह से चूज़ करें, वो शॉर्ट लिस्ट कैसे करें, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। आई एम ज़ुरैर रुबाब खान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्टली मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आपने थेरेपिस्ट से कनेक्ट होना है तो कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर आपका थेरेपी में पहले एक्सपीरियंस रहा है या आप उसको जानते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हर थेरेपिस्ट का वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होगा। हर थेरेपिस्ट की स्पेशलाइजेशन डिफरेंट होगी, उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ डिफरेंट होगा, राइट। तो आपने क्या करना है, अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आपने थेरेपिस्ट चूज़ करना है या साइकोलॉजिस्ट चूज़ करना। सपोज़ कि अगर आप रिलेशनशिप क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आपको रिलेशनशिप्स में इशू आ रहा है, तो आपने ऐसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है जो इस तरह के क्लाइंट्स देखते हों, जिनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में ये चीज़ आती हो। अगर आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं तो आपने पहले अपने थेरेपिस्ट से पूछना है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, क्या आप इस तरह के क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को डील करते हैं। उसके बाद दे विल लेट यू नो कि ये उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में चीज़ आती है या नहीं। यहाँ से अगर आप किसी अपने फैमिली मेम्बर को चेक कराना चाहते हैं और आपका फैमिली मेम्बर किसी साइकोटिक एपिसोड से गुजर रहा है या साइकोसिस से गुजर रहा है, तो आपने इस चीज़ का पूरी तरह से ख्याल रखना है कि आपने ऐसे साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना है जो इस तरह की चीज़ों को डील करता हो। सीवियरिटी के बेस पे आपने देखना है कि आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। आपने अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आपने उन थेरेपिस्ट का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ देखना है। यूजुअली वेबसाइट्स पे ये चीज़ मेंशन होती है कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट किस तरह के क्लाइंट्स देखता है, ठीक है। आपने उसके रेलेवेंट साइकोलॉजिस्ट चूज़ कर लेना है और उनसे अपॉइंटमेंट ले लेनी है। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हर थेरेपिस्ट का जो स्पेशलाइजेशन है, जो फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग है, वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो आपने पहले उनसे पूछ लेना है। ये क्वेश्चंस आप उनसे कर सकते हैं कि जो आपका प्रॉब्लम है वो उसको डील करते हैं या नहीं। उसके बाद आपने उनका फ़ी स्ट्रक्चर देख लेना है कि वो आपके अफोर्डेबिलिटी में आता है या नहीं आता, ठीक है। आपने सेशन का टाइम पूछ लेना है। यूजुअली जो थेरेपी सेशन होता है वो 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स मैक्स होता है, ठीक है। और जो थेरेपी का प्रोसेस होता है वो इस तरह से होता है कि वंस अ वीक सेशन हो सकता है, कुछ कंडीशंस में ट्वाइस अ वीक सेशन भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर थेरेपिस्ट एंड योर मेंटल स्टेट, आपको कितनी ज़रूरत है। अफोर्डेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ सेशंस देखने के बाद जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे तो आप मेंटली प्रिपेयर होंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है, सेशन का टाइम कितना होने वाला है। ये जो स्पेसिफिक थेरेपिस्ट हैं ये आपके प्रॉब्लम से भी डील करते हैं। दैट मीन्स कि उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में आपका प्रॉब्लम लाया करता है, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं कि जब उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में कोई डिसऑर्डर नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, तो वो आपको राइट अवे मना कर देते हैं या वो आपको रेफ़र कर देते हैं किसी और रेलिवेंट साइकोलॉजिस्ट के पास। इसके अलावा आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है, जिस भी साइकोलॉजिस्ट के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, मेक श्योर कि वो आपकी प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करता है, वो प्रोटोकॉल्स ऑफ थेरेपी को रिस्पेक्ट करता है, कि प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ बहुत अच्छी हैं, प्रोफेशनली देखता है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल करता है। जब आप इन चीज़ों को देख लेंगे देन यू विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। आपने काउंसलिंग या साइकोथेरेपी सेशन से क्या एक्सपेक्ट करना है, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फर्स्ट थेरेपी सेशन। ये चीज़ याद रखिए कि दिस इज़ प्रीटी नॉर्मल एंड कॉमन कि आप फर्स्ट सेशन में बहुत ज़्यादा नर्वस होंगे, आपको ओपन अप होने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ये सारी बातें आपने अपने थेरेपिस्ट को बतानी है। आपने बताना है कि आप नर्वस फील कर रहे हैं, आप हेजिटेट फील कर रहे हैं या आपको ओपन अप होने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाएँ, आपको सेशन के स्टार्ट में ही रोना आ जाए या आप बहुत ज़्यादा सोशली एंग्शियस फील कर रहे हो, ठीक है। या फिर अगर आपने कभी थेरेपी एक्सपीरियंस नहीं की तो आपको ये एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस लग रहा हो कि किसी स्ट्रेंजर के साथ आप कनेक्ट होके आप उनसे अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं या उनको बता रहे हैं। तो ये सारे जो फियर्स और एप्रीहेंशंस हैं आपकी, ये टोटली नॉर्मल हैं और ये पार्ट ऑफ थेरेपी में ही आती हैं।
तो आपका जो साइकोलॉजिस्ट है वो इतना ट्रेंड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और वो आपसे एक अच्छी रैपो बिल्ड करे, वो आपसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाए सो दैट आप प्रॉपर तरीके से अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से हील कर सकें या रिकवर कर सकें। अब हम मूव करते हैं कि पहले सेशन में यूजुअली क्या होता है। हम मूव करते हैं थेरेपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। थेरेपी के नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो आपका साइकोलॉजिस्ट होता है या साइकोथेरेपिस्ट होता है वो आपको एक कॉन्सेंट फॉर्म देता है। कॉन्सेंट फॉर्म क्या होता है? दैट इज़ लाइक अ फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट जिसमें आप साइन करते हैं और थेरेपी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनको अग्री करते हैं और कि आप विलिंगली थेरेपी में आ रहे हैं और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का पार्ट बन रहे हैं और आप रिकवर होना चाहते हैं। यहाँ की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। अगर उसमें कोई आपको कन्फ्यूजन लगती है, कोई पॉइंट समझ नहीं आता, तो वो आप अपने थेरेपिस्ट से उसी टाइम पूछ सकते हैं बिफोर साइनिंग दैट कॉन्सेंट फॉर्म। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें यूजुअली ये होता है कि आपकी असेसमेंट की जाती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं सो दैट आपके सिम्टम्स का अंदाज़ा लगाया जा सके। वो चीज़ हेल्प करती है हमें डायग्नोज करने में कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो वो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट सेशन में ही हों, वो नेक्स्ट सेशंस में भी हो सकते हैं, लाइक वो सेकंड सेशन में भी हो सकता है, थर्ड सेशन में भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि आपके साइकोलॉजिस्ट को कब फील हुआ है कि वो चीज़ ज़रूरी है, कि अब उसको किस चीज़ की असेसमेंट करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई साइकोलॉजिकल या क्लिनिकल इंटरव्यू कर सकते हैं जिससे वो आपके सिम्टम्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यूजुअली जो फर्स्ट सेशन होता है वो यूजुअली 60 मिनट्स तक जा सकता है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री टेकिंग होती है। यूजुअली उसमें जो क्लाइंट होता है उसकी लाइफ के बारे में जाना जाता है, उसकी फैमिली के बारे में जाना जाता है, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स कि वो किस प्रॉब्लम की वजह से या किस इशू की वजह से थेरेपी में आया, डिसाइड किया कि उसको थेरेपी लेनी चाहिए, व्हाई डिड ही टेक दैट डिसीजन। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस जो हैं आपसे पहले सेशन में पूछे जा सकते हैं। और चीज़ याद रखनी है कि आपका जो पहला थेरेपी सेशन होगा वो आपके फ्यूचर के जो सेशंस होंगे उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। फ्यूचर के जो सेशंस होंगे कि आपके प्रॉब्लम्स पे काम किया जाएगा, लेकिन जो इनिशियल का पहला सेशन या दूसरा सेशन, क्योंकि हिस्ट्री अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो वो सेकंड सेशन तक भी चली जाती है। तो हो सकता है थेरेपिस्ट है वो पहले सेशन में भी हिस्ट्री ले सकता है, सेकंड सेशन में भी हिस्ट्री ले सकता है, और साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन नीडेड होती है वो आपसे पूछता जाता है, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन आपका डायग्नोसिस बनाने में, आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाने में साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करती है। स्टेप हो सकता है जिसमें आपका साइकोलॉजिस्ट आपके साथ थेरेप्यूटिक गोल सेट करता है, लाइक वो इंटरवेंशन सेट करता है, वो आपको बताता है कि थेरेपी से आप क्या चीज़ अचीव करेंगे, कौन से प्रॉब्लम्स पे काम किया जाएगा, कौन सी इंटरवेंशन यूज़ की जाएगी। ये जो थेरेप्यूटिक गोल्स हैं वो आपसे ग्रेजुअली डिस्कस करता है और एक आपके लिए इंटरवेंशन या एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है जिस पे आपका थेरेपिस्ट और आप मिलके काम करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप थेरेपी में जाएं या जब भी आप प्लान करें काउंसलिंग सेशन या थेरेपी सेशन लेने का, तो आपने एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि आपने पूरी तरह से थेरेपी में कोऑपरेट करना होता है। आपका थेरेपिस्ट आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा, आपके प्रॉब्लम्स पे काम करेगा, बट आपने पूरी तरह से एफ़र्ट डालनी होती है टुवर्ड्स योर हीलिंग एंड रिकवरी। जब आप सेशन में जाते हैं, जब आप थेरेपी एक्सपीरियंस करते हैं, तब आप रियलाइज़ करते हैं कि कितना हेल्पफुल एक्सपीरियंस है। आप आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रॉब्लम से रिकवर करना शुरू करते हैं, आप चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करना शुरू करते हैं, आप डिफरेंट स्ट्रेसर्स से कोप करना सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लिबरेटिंग एक्सपीरियंस होता है, और जो क्लाइंट होता है वो ग्रेजुअली इस प्रोसेस को समझ जाता है और वो साइकोलॉजिस्ट के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करना शुरू करता है और वो एक्सपीरियंस करता है कि हीलिंग जो है वो कितनी वर्थ इट है। थेरेपी सेशन से आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि सारा काम आपके थेरेपिस्ट ने करना है और आपने बस जाना है और 50 मिनट्स जाके बैठ जाना है और कोई बात नहीं करनी, तो आपके लिए थेरेपी मुश्किल हो सकती है। सो यू नीड टू मेक अप योर माइंड कि जब आप सेशन में जाएंगे आप वाकई हील करना चाहते हैं, आप रिकवर करना चाहते हैं, आपको थेरेपी टास्क दिए जाते हैं, कुछ वर्कशीट्स हो सकती हैं या कोई चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करने की टेक्निक्स हो सकती हैं। तो आपका थेरेपिस्ट जो भी थेरेपी आप पे लगाएगा वो आपको ग्रेजुअली उसके बारे में बताएगा कि वो कौन सी अप्रोच की तरफ जा रहा है और उसकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। और अगर आप वो नहीं भी कर पाते हैं, थेरेपी टास्क अगर आपको करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ भी इवन आप अपने थेरेपिस्ट से जाके शेयर करते हैं, उसको बताते हैं कि मुझसे ये नहीं हो रहा या मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ईच एंड एवरी थिंग यू गो एंड कन्वे टू योर थेरेपिस्ट सो दैट वो उसमें भी आपको हेल्प आउट करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो सिर्फ ये देखता है कि आप कितनी एफर्ट पुट कर जल्दी रिकवर करना चाहते हैं। वन मोर थिंग, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग मेडिकेशन, अगर आप ये एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं कि आपका साइकोलॉजिस्ट आपको कोई दवाई देगा या मेडिसिन देगा, तो आपका साइकोलॉजिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो आपको दवाई नहीं देगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेडिसिन की ज़रूरत है, वो साइकेट्री
में होती है वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि वो आप पे डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ अप्लाई करता है, वो डिफरेंट इंटरवेंशंस अप्लाई करता है, काउंसलिंग टेक्निक्स अप्लाई करता है। उसकी ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज़ उसी चीज़ में है, आपके ट्रॉमा को कैसे हील करना है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मेडिकेशन तो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। यू कैन गो एंड वॉच दैट ताकि आपको उस चीज़ में भी क्लैरिटी हो जाए। एक और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो थ्रू आउट मेरी प्रैक्टिस में मुझसे क्लाइंट्स पूछते हैं, कितना ड्यूरेशन लग जाएगा, कितना टाइम हमें थेरेपी में रहना पड़ेगा, या हमारे टोटल कितने सेशंस होंगे। तो मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ कि दैट टोटली डिपेंड्स कि आप कितनी एफर्ट करते हैं, आपका प्रॉब्लम किस इंटेंसिटी का है या आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपको कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं बता सकता कि आपके कितने सेशंस रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन फिर भी आपको एस्टिमेटेड ड्यूरेशन आपका साइकोलॉजिस्ट बता देता है। मैं अपने क्लाइंट्स को बता देती हूँ कि आपका प्रॉब्लम इतनी सीवियरिटी पे है या आपका ट्रॉमा जो है वो इस लेवल पे है, तो आपको मोर और लेस इतने सेशन लग सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली रफ सा गैस हम दे देते हैं कि आपको 2 महीने लग सकते हैं या आपको 8 वीक्स लग सकते हैं या आपको 12 सेशंस रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्टली कितने सेशंस रिक्वायर्ड होंगे। वन लास्ट थिंग इज़ कि हो सकता है कि किसी थेरेपिस्ट के साथ आपका कोई एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो या का हो कि आप हील नहीं कर पा रहे, तो हमेशा अपने आप को दूसरा चांस ज़रूर दिया करें कि किसी और साइकोलॉजिस्ट से आप कनेक्ट करें। थेरेपिस्ट का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। आप सेकेंड ओपिनियन के लिए भी जा सकते हैं कि इट्स द सेम कि अगर आप एक डॉक्टर के पास गए हैं और आपको तसल्ली नहीं हुई तो आप हमेशा दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। तो सेम गोज़ फॉर थेरेपी, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो इस चीज़ को ओवर जनरलाइज कर देते हैं, थेरेपी इज़ नॉट वर्थ इट या थेरेपी से ही उनका बिलीव हट जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अपने आप को ज़रूर चांस दिया करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ को सीरियसली लीजिए। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत प्रेशियस हैं, ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ को भी उसी तरह से प्रायोरिटी पे रखिए जिस तरह से हम हमारी फिजिकल हेल्थ को रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं तो ये आप हेल्प आउट करिए थेरेपिस्ट चूज़ करने में, और आपकी नर्वसनेस शायद थोड़ी सी कम हो जाए आफ्टर वॉचिंग दिस। लेकिन फिर भी अगर आप सेशन से पहले नर्वस होते हैं, थोड़ा हेजिटेट करते हैं, तो दैट इज़ नॉर्मल। उस चीज़ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुअली जैसे जैसे थेरेपी सेशंस आपके प्रोग्रेस करते हैं से हील कर जाते हैं। टू वॉच मोर वीडियोज़ ऑन मेंटल हेल्थ रिलेटेड कॉन्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।